वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे दो अहम अदालती फैसलों का, जिनमें से एक का ताल्लुक पार्लियामेंट से और दूसरे का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 12 मार्च को होने वाले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज करने की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस पर फैसला सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने इस इंतखाब के दौरान जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे, उनके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग को अदालत में चैलेंज किया था और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि ये 7 वोट गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए हैं। ताहम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, उसको किसी तौर पर भी पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट रियासत का कानून साजी के हवाले से सुप्रीम इदारा है। फैसले के मुताबिक किसी भी अदालत की तरफ से पार्लियामेंट्री कार्रवाई में मदाखलत से पार्लियामेंट के वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर जद पड़ सकती है, लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कोर्ट ने। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी तजवीज़ दी कि आइन के अंदर चेयरमैन सेनेट को हटाने का तरीका जो है वो मौजूद है एक तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, और जो दरख्वास्त जमात है वो इसको अपना सकती है। अदालत के बकौल अगर पार्लियामेंट्री मामलात में अदालती मदाखलत का कोई कानूनी जवाज़ मौजूद हो, तब भी अदालत को जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करना चाहिए। दूसरा जो अहम तरीन फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, वो ये है कि डस्का NA-75 के जो ज़िमनी इंतखाब थे, उसके हवाले से अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्के में जो एक दफ़े फिर पोलिंग का फैसला किया गया था, उसको मौखर करके 10 अप्रैल की तारीख दे दी है। अदालत की तरफ से हल्के में रीपोलिंग के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है और मज़ीद समात जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सीनियर माहिर कानून है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर माहिर कानून, रहनुमा JUIF। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अली ज़फ़र साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, जो पहला फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आप हुकूमत को तो ग़ालिबन यही उम्मीद थी कि इसी तरह का फ़ैसला आएगा, क्योंकि आपके ख़्याल में जो सेनेट की प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती थी। दिस इज़ व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग सर? जी बिल्कुल, बड़ा आइन के मुताबिक फ़ैसला है और ये हमारी कोई गवर्नमेंट की ख्वाहिश नहीं थी। ये आइन ये कहता है, बड़ा क्लियर कहता है आर्टिकल 69 में कि जो इलेक्शन प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो चाहे इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स हो या कोई और प्रोसीडिंग्स हो सेनेट के अंदर, वो किसी तरह भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। और अतर मिल्ला साहब चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो आइन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने अपनी जजमेंट में जो बड़ा वाज़े तौर पे जिक्र किया आर्टिकल 69 का भी, और बहुत सारी जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैं उनका भी जिक्र किया। आपको मैं बताऊं आरफा, 1958 में इलेक्शन चैलेंज हुआ था स्पीकर का, और वो इलेक्शन चैलेंज कर दिया गया सेनेट का या नेशनल असेंबली का सर? उस वक्त 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट नहीं थी, नेशनल असेंबली थी। उनके स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज हुआ था कि उसमें बड़ी खराबियां हुई हैं, और 3 बड़े एमिनेंट जजेस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें कॉर्नेलियस भी शामिल थे, जस्टिस कॉर्नेलियस, और उन्होंने बैठ के ये फैसला किया था कि जो पार्लियामेंट होता है, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, उनकी जो कार्रवाई है, इंक्लूडिंग उनका जो इलेक्शन करने का तरीक़ेकार है या इलेक्शन के मामले में कोई फैसला है, उस पे किसी किस्म की नज़रसानी नहीं की जा सकती अदालत के ज़रिए, क्योंकि जिस तरह के पार्लियामेंट अदालतों के फैसलों पे नज़रसानी नहीं कर सकता, इसी तरह अदालतें पार्लियामेंट के फैसलों पे नज़रसानी नहीं कर सकती। तो ये बड़ा क्लियर कट 1958 के बाद 1971 में जजमेंट हुई, 1978 में हुई, 81 में हुई, 90 में हुई। कंसिस्टेंट जजमेंट्स पाकिस्तानी कोर्ट्स की यही हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट में किसी किस्म की मुदाखलत, पार्लियामेंट्री डिसीजंस में या प्रोसीडिंग्स में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जा सकती कोर्ट्स की तरफ से। सही। और ये जो है आरफा, आपको बताऊं कि ये
कॉन्सेप्ट जो है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया के हर मुल्क में है। आप कनेडियन जजमेंट उठा लें, ऑस्ट्रेलियन जजमेंट्स उठा लें, आप यूएस की जजमेंट्स उठा लें, आप एक फेमस किताब है मे की पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे, वो उठा लें, सब में ये लिखा है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट का स्टांस नहीं था, ये जो जजमेंट आई है ये एक्सपेक्टेड थी। कोई भी लीगल एक्सपर्ट जो है वो अगर ऑब्जेक्टिवली सोचे, पॉलिटिकल एंगल से ना सोचे और बात करे, तज़किरा करे, तो ये यही रिजल्ट आएगा उसका। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, सर अली ज़फ़र साहब की जो बातें हैं और जो जजमेंट भी है उससे लग तो यही रहा है कि इसी तरह का फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पर सर पीडीएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत जो हम कह सकते हैं तजुर्बाकार और सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स हैं। आप लोगों का क्यों ख्याल था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर आपके ख्याल में उन्होंने क्यों सोचा कि वो अगर कोर्ट के अंदर चले जाएंगे तो उनको वहां से रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, एक राय तो ये है जो अली ज़फ़र की है, और एक राय वो है जो हम राय दे रहे हैं कि जहाँ पे कोई रेमेडी नहीं होती, जहाँ पे कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है, वहाँ रिट इशू हो सकती है। और इस तरह का वाक़या भी कभी अदालतों में शायद लेके जाया नहीं गया, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर जो है ना वो इंटेंशन जो है वोटर की ज़ाहिर हो रही हो, जहाँ एक ही बॉक्स में स्टैंप हो रही हो, सिर्फ नाम के ऊपर हो, ब्लैंक जगह, खाली जगह पे ना हो, तो उसको आज तक इस तरह से ये वोट रिजेक्ट नहीं हुए, बल्कि इस पर जितना भी लॉ डेवलप हुआ है वो वोटर के फेवर में है। किसी का जो है ना इस तरह से राइट ऑफ वोट जो है वो रिजेक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ ये भी नहीं था कि इसमें 2 बॉक्सेस बने हुए थे, दो बॉक्स सिर्फ नामों की हद तक 2 बॉक्स थे। एक बॉक्स में एक नाम, दूसरे बॉक्स में दूसरा नाम, और वो बॉक्स मुकम्मल था। और जो ये 7 वोट हैं, जो डिस्प्यूटेड 7 वोट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, ये 7 वोट उसी बॉक्स में पड़े हुए थे, उसी बॉक्स में लगे हुए थे, उसमें स्टैंप लगी हुई थी जिस बॉक्स में ये जहाँ पे उसकी इंटेंशन थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इसको टेक्निकल बुनियाद पे, पहले टेक्निकल बुनियाद पे ये कह देना कि जी चूँकि जो है ना वो स्टैंप इधर लगी है, इधर नहीं लगी, इसलिए जो है ना उसको डिफ्रेंचाइज कर दिया, और उसके बाद जो है ना वो कोर्ट ये कह दे कि जहाँ पे कोई और उसके पास रेमेडी नहीं है, किसी जिसने कोई सवाल उठाया है कानूनी, उसको कह दे कि जी हमारा तो इख्तियार नहीं है, और बल्कि किसी का भी कोई, यानी कोर्ट का इख्तियार नहीं है तो फिर किसी का भी इख्तियार नहीं है। सर, तो ये उसको माफ करिएगा आपकी बात एजुकेशन ना हो। हाँ, माफ करिएगा आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, बट सर कोर्ट ने ये भी तो जिक्र किया है कि आपके पास एक पॉलिटिकल तरीका है, और वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस की मूव कर दें आप, इसको ओवरटर्न कर सकते हैं कोर्ट्स के पास आने के बगैर, क्योंकि उन्होंने जुडिशियल रिस्ट्रेंट की भी बात की है। जी नहीं, वो एक अगला सवाल है। देखिए, एक चीज़ अगर गलत हुई है तो उसको गलत कहाँ से कहा जाएगा? गलत या तो हाउस खुद कहे, एक बात, वो तो ऐसा ओकेजन नहीं है, वहाँ पे रूलिंग आ गई, उसमें कोई हाउस के सामने जो है ना ये क्वेश्चन पुट ही नहीं हुआ। या तो हाउस खुद कह देता कि जी ये गलत है, और ये जो ना वो सेंस ऑफ द हाउस ले लेते उसी वक्त, और उस वक्त ये बात होती और हाउस फिर ये प्रोसीडिंग बन जाती और फिर चैलेंजेबल ना होती, फिर जो है ना उसको क्वेश्चन ना किया जा सकता। मगर ये एक शख्स की रूलिंग है जो इंसिडेंटली प्रिजाइड कर रहा था। फ़र्ज़ कर लीजिए कि शाह साहब की बजाय जो ना मैं प्रिजाइड कर रहा होता, इंसिडेंटली ये इस तरह से होता, मेरी राय और होती, तो क्या ये राय जो है ना वो सिर्फ एक शख्स के चेंज होने से वो राय तब्दील हो जाती, या कानून तब्दील हो जाता, या उसकी वो जो रूलिंग है जो उससे पहले जो है ना वो सेनेट की अपनी रूलिंग्स जो है ना वो राय जो है वो इससे पहले जो वसीम सज्जाद साहब जो रूलिंग्स दे चुके हैं उनको भी इवन उन्होंने कंसल्ट नहीं किया। तो सिर्फ वो इस बात पे कि प्रेसिडेंट साहब ने उस दिन प्रिजाइड करने के लिए किसको नोटिफाई किया, ए को, बी को, सी को, और किसी अगर अपने आदमी को कह दिया और उस अपने आदमी ने कोई अपना डिसीजन दे दिया, तो इस बात पे जो है ना कि उसका रास्ता बंद कर देना कि तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते, ये जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है टू ए प्रूडेंट माइंड। बिल्कुल अली ज़फ़र साहब, सर ये जो नुक्ता उठाया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने एक फैसला दे दिया, और अब ये कोई फोरम नहीं है जिसपे ये प्रूव किया जा सकता है कि ये गलत फैसला है, या ये जिस तरह की डिसीजन आई ये अगली दफ़े भी फिर स्टैंड करेगी कि इसी तरह अगर कोई गलती से नाम के ऊपर ठप्पा लगा दे तो वो वोट रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखें आरफा, बात उसूल की है और आइन की है। यहाँ अज्यूम करें आपके आज स्पीकर या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली कोई फैसला करते हैं जिसको पसंद नहीं किया जाता, जो गलत फैसला है, अज्यूम करें एक सेकंड के लिए,
क्या आपका मतलब है कि जब भी एक गलत फैसला होगा स्पीकर या सेनेट चेयरमैन का तो वो अदालतों में चैलेंज होगा और फिर हर बार अदालतें उसको फैसला करेंगी कि क्या फैसला होना चाहिए सेनेट में या नेशनल असेंबली में? ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता, इस तरह पार्लियामेंट चल ही नहीं सकता। उसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट जो है वो कानून में अदालतों के मतहत है। ये किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता और ये एक सियासी प्रिंसिपल मेरा नहीं, ये पीपल्स पार्टी के जब ये केस चल रहा था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, रजा रबानी साहब शायद रिप्रेजेंट कर रहे थे पीपल्स पार्टी को, उन्होंने प्रिंसिपल ये बड़ा क्लियरली बार बार दोहराया अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, कि जनाब आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप हमारी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें। हम लोग सॉवरन हैं, हम अपर हाउस हैं, सेनेट अपर हाउस समझा जाता है, इसका काम कानून साजी है। इसके अंदर अगर कोई डिसीजन है राइट या गलत या सही, वो सेनेट का अपना मामला है, सेनेट ने खुद ही निपटाना है। उसके ऊपर कोई अदालत नहीं बैठी जिसने देखना है कि फैसला सही है या गलत है। और इस केस में आपको मैं बताऊं, जो हाई कोर्ट ने भी कहा और मैंने भी पहले कुछ प्रोग्राम्स पे यही बात की थी, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास रेमेडी पॉलिटिकल रेमेडी है। आइन आपको कहता है कि अगर आप समझते हैं कि ये गलत इलेक्शन हुआ और जो चेयरमैन हैं उनको चेयरमैन नहीं होना चाहिए, तो आप एक नो कॉन्फिडेंस की मोशन ला ले आएं, आप रेजोल्यूशन पास कर दें। आपके पास अगर इतनी मेजॉरिटी है जो आपका ख्याल है कि लोगों ने आपके वोट गलत डाला या उनका गलत रिजेक्ट हुआ, आप उसको रेक्टिफाई कर लें, ठीक कर लें। तो ये सोल्यूशन थी। मुझे तो अफसोस ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने चूज किया कि अपने जो सियासी प्रिंसिपल है उसको एक शख्सियत के लिए एक केस में छोड़ के अदालत में चले गए। ये इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज का वकार पब्लिक में भी और किसी की नज़र में ऊंचा नहीं हो सकता। अगर आपने एक प्रिंसिपल स्टैंस एक जगह लिया है और आप सुप्रीम कोर्ट में एक बहस कर रहे हैं, तो फिर उस स्टांस को, उस मौक़िफ़ को आप फिर हर जगह इस्तेमाल करें। ये प्रिंसिपल, सियासी प्रिंसिपल तब्दील नहीं हो सकता इस मामले में। तो ये कामरान साहब, ये जी कामरान साहब, यही बात जो अली जफर साहब कर रहे हैं कि सर अगर ये प्रेसिडेंट यहाँ हमने सेट कर दिया कि कोई भी फैसला जब होगा पार्लियामेंट के किसी फोरम के ऊपर, चाहे नेशनल असेंबली में, सेनेट में, तो वो फिर हर कोई हर तीसरे दिन उठ के कोर्ट चला जाएगा और उसको चैलेंज कर देगा, तो फिर इससे तो पार्लियामेंट की वर्किंग बहुत मुतासिर होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, वो बाकी फैसले जो है ना वो चैलेंज नहीं हो सकते, मगर यहाँ पे ये एक इलेक्शन का मामला था, उस इलेक्शन का मामला था जिस इलेक्शन के हवाले से कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, उस इलेक्शन का मामला था जहाँ पे मास वाय रिट फाइल करने के कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है, और उस शख्स का फैसला था जो खुद इलेक्टेड नहीं है बल्कि पार्टीसन है, इन द सेंस कि वो सिटिंग जो गवर्नमेंटल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से उनका नाम ही नहीं था। ठीक है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि देखिए ना, उन्होंने किसी अपोजिशन के बंदे को तो उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया कि उस पर्टिकुलर दिन पे, जिस दिन कोई चेयरमैन सेनेट मौजूद नहीं था, जिस दिन कोई डेप्टी चेयरमैन सेनेट मौजूद नहीं था, उस दिन उसने प्रिजाइड करना था। तो प्रिजाइड करने के लिए जो गवर्नमेंटल पार्टीज हैं उन्होंने अपने एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया। अब उसको एक मौका मिल गया कि अब किसी तरह से उन्होंने एक कानूनी पोजीशन को अनडू कर दिया जिसमें अपना सेनेट का इलेक्टेड चेयरमैन भी रूलिंग दे चुका था, वसीम सज्जाद साहब मैं कह रहा हूँ, जिस पे अदालतें भी फैसले दे चुकी थी। उन्होंने, एक शख्स ने उसको जो है ना वो उस फैसलों को आगे पीछे कर दिया। अब जब कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है और जिसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, तो ओपनिंग जो वर्ड्स हैं इसके लिए आर्टिकल 199 के, वहाँ जहाँ पे कोई रेमेडी नहीं होती वहाँ पे जो है ना, तो अब कोई अल्टरनेट रेमेडी किसी के पास नहीं थी। अब गलत को गलत कहना है या कहलवाना है। आप इसको एक और उसमें ले लीजिए, तरीके से ले लीजिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है इनके खिलाफ, तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी या वो आज कैरी हो जाती है, तो ये जो 10-15 दिन हो गए हैं, इन दिनों में तो वो चेयरमैन थे ना। अब अगर फर्ज कर लीजिए कि कोर्ट का डिक्लेरेशन आता है, तो फिर वो इन दिनों में भी वो चेयरमैन नहीं थे, ये डिफरेंस है। वरना उनको आज भी शायद अनडू किया जा सकता है, ठीक है ना जी। मगर वो फिर उनको अनडू जब करेंगे तो वो 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद करेंगे। उस वक्त तक वो चेयरमैन होंगे इस टर्नओवर के, जो ठीक है ना। तो इसके लिए अभी इसके बहुत सारे उनको इम्तिहान बाकी है। इसके बाद जो है ना 20 दिन के अंदर जो है ना 20 दिन के अंदर जाना है
इंट्रा कोर्ट अपील है, देन सुप्रीम कोर्ट है, तो आप सेटल होने दीजिए इस पे लागू। बिल्कुल ठीक जी। अली जफर साहब, सर एक और भी बहुत अहम फैसला आज आया है NA 75 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सर उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, NA 75 का किस्सा कुछ इस तरह है। आपको याद होगा कि एक तो इशू था कि 20 जो पोलिंग स्टेशंस थे उनके प्रिजाइडिंग अफसर सुबह तक पहुंच नहीं सके थे, और एक दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, जो कि बाद में जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने कहा कि 14 पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शंस होने चाहिए। PTI का भी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये था कि आप ये 20 या 14 या जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं जहां आपको प्रिजाइडिंग अफसर जो थे वो लेट आए, आप वहां इलेक्शन दोबारा करा लें। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ वीडियोस देखी और सिर्फ वीडियोस देख के 2 दिन में एक फैसला कर दिया कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, लोगों को हरासा किया जा रहा था, और चूंकि लोग अपने वोट करने आ नहीं सकते थे, इसलिए पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन होगा। अब ये जो दूसरा एस्पेक्ट था कि जो 14 पोलिंग स्टेशन से बढ़ के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर दिया, जो सिर्फ एक वीडियो के ऊपर ये सारी एविडेंस बेस्ड था या जिसे फैसला बेस्ड था, ये इसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था कानून में। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक तो वो 14 या 20 पोलिंग स्टेशंस का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट उसको तो देख रहा है और शायद वहाँ रीपोलिंग हो भी जाए, क्योंकि सारों की कंसेंट भी यही है, फैसला भी यही है सबका। लेकिन जो बाकी जगह है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि ये किस तरह पता चल रहा है आपको कि ये बाकी जगह पे कसूरवार कौन था और कितनी हद तक आपने, कहाँ से आपने ये इन्वेस्टिगेशन कराई, कहाँ से ये इंक्वायरी कराई कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी कि नहीं। तो ये जो दूसरा एस्पेक्ट है, इस पे बहुत सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। और आप जब इसको कंपेयर करते हैं, सर वक्त जरा कम है, कामरान साहब का भी इस पे रिस्पांस ले लें। सॉरी जी कामरान साहब, आपका रिस्पांस। जी, 3 बातें इसमें मुमकिन थी कि या जो रिज़ल्ट आया था वो बरकरार रहता, या रीपोलिंग सर्टन पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग होती, और या फिर इलेक्शन एज ए होल जो है ना उसको दोबारा करवाया जाता। तो इलेक्शन कमीशन ने जो ना सेक्शन 9 में इसको पूरे इलेक्शन को, उस हल्के के इलेक्शन को अनडू किया, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो गया तो अब ये देखना ये है कि आया इस हद तक तो ये सारे साथी जो है ना, ये तहरीक इंसाफ वाले भी और नून वाले भी कंसीड करते हैं कि जी उन सर्टन पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ पे डिस्प्यूट था, जहाँ पे लोग गायब हो गए और फिर धुंध की वजह से जो है ना वो मोबाइल भी उनके ऑफ हो गए, तो वो आया सिर्फ वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, ये इस पे तो कंसीड कर लिया कि वो वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, बाकी रिमेनिंग जो ना वो हिस्सों में इलेक्शन होना चाहिए या ना होना चाहिए। अब देखना उसमें ये होगा, उसकी एविडेंस रिक्वायर्ड ये होगी कि उसमें उस इलेक्शन की वजह से या उस हरकत की वजह से जो कुछ हुआ 20 पोलिंग स्टेशंस पे या 23 पोलिंग स्टेशंस पे, आया बाकी भी जगहों पे असर पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर इसकी एविडेंस होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसको मेंटेन कर लेगी, अगर नहीं होगी तो इसको जो है ना वो सेट असाइड कर देंगे, इस हिस्से को, इस पोर्शन को। बाकी इस हद तक तो इत्तफाक है, 20-23 जितने भी पोलिंग स्टेशन है, इस हद तक तो इन दोनों में इत्तफाक है। तो ये इसमें लीगल पोजीशन है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे स्टेट बैंक की, और इसी हवाले से जो एक कंट्रोवर्शियल कानून जो है उसकी आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे स्टेट बैंक की, और इसी हवाले से जो IMF की एक कंडीशन है कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जाए मुकम्मल तौर पर, और इसी हवाले से हुकूमत ने बिल भी तैयार कर लिया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो मुद्दत मुलाजमत है स्टेट बैंक गवर्नर की, उसको 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड
को ख़त्म करके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तैनात करने का फैसला किया है जो गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में काम करेगा। हुकूमत का दावा है कि नए बिल में वफाकी हुकूमत का स्टेट बैंक से कर्जा लेने की जो गुंजाइश है उसको ख़त्म किया जाएगा और हुकूमत को अपने तौर पर माली बंदोबस्त करना होगा। हुकूमत के मुताबिक इन सब इक़दाम का मकसद स्टेट बैंक को फोकस है वो महंगाई और इन्फ्लेशन को टारगेट करना है जो अब तक मुआशी ग्रोथ रहा है। इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो दीगर मुतल्लिक़ अफसरान हैं वो किसी किस्म की भी अदालती कार्रवाई से एग्जेम्प्ट होंगे। दूसरी तरफ FATF की सिफारिशात और टारगेट के तहत FBR ने प्रॉपर्टी डीलर्स से अपने क्लाइंट्स और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की तफसीलात मांग ली हैं। इन सब इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज साथ मौजूद हैं खावर साहब, एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे स्टेट बैंक के हवाले से और जो हुकूमत उसको ऑटोनोमस बनाने के लिए क़वानीन में तब्दीली करी। और हमारे साथ मौजूद है हसन खावर साहब। जी हसन साहब, ये बताइएगा कि बहुत शोर मच रहा है और बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत के इस फैसले की कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देनी है अंडर IMF कंडीशंस। कुछ लोग तो इस हद तक बात कर रहे हैं कि ये अगर कवानीन में ये तब्दीली हो गई तो जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो वाइस रॉय बन जाएंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पाकिस्तान में। देखिए आरफा, बात ये है कि बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। पहले मेरा एक सवाल उन सब लोगों से जो ये बातें कर रहे हैं कि 70 साल से ऊपर हो गए आपके स्टेट बैंक को और आपने उसे खुद मुख्तारी ना दे के कौन सा तीर मार लिया है जब आप समझ रहे हैं कि मतलब खुद मुख्तारी देने से पता नहीं क्या हो जाएगा। एक डिसफंक्शनल मॉडल है और पिछले दौरे हुकूमत के बाद हमने ये देखा कि ये मॉडल नहीं चल सका। देखें होता क्या है, होता ये है कि हुकूमत के सर पे अगर IMF की तलवार ना लटक रही हो तो वो खुल के ख़र्चा करते हैं, उसके बाद नोट छाप कर उसको पूरा करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को कम रखते हैं और उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है और आपका एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल रखते हैं और उसके बाद जो है आप आउट ऑफ कंट्रोल आपकी इकॉनमी हो जाती है और फिर जब अगली हुकूमत आती है तो वो फिर IMF के पास जाती है और हर हुकूमत को पता होता है कि ये हमारे सर का दर्द नहीं है, ये अगली हुकूमत के ऊपर हम डाल देंगे। ये मॉडल चल नहीं सकता। हर दफ़ा IMF वाले 2008 से आप उनकी रिपोर्टें खोल के देख लें, 10 साल से मैं आपको पब्लिक रिपोर्टों की बात बता रहा हूँ, वो हर एक के अंदर ये कह रहे हैं कि आप अपने सेंट्रल बैंक को मना करें कि वो ये ना करें। और लेकिन होता ये है कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आपका जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसके आगे गवर्नर स्टेट बैंक बोल नहीं सकता था। अब पहली दफ़ा ये होने जा रहा है कि आप उसको खुद मुख्तारी दे रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि वो ना कर सकता है। ये खुद मुख्तारी मैं आपको बताऊं, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वॉइस रॉय की, ये कोई हुकूमत से खुद मुख्तारी नहीं है, उसकी तो बेचारे की जान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से छुड़वानी है ताकि उस पर नोट छापने का प्रेशर कम हो। तो हसन साहब, यू आर मेकिंग इट साउंड सो लॉजिकल एंड रैशनल। माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, आप तो इसको इतनी आराम से समझा रहे हैं कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। तो फिर इतना आहो पुकार क्यों हो रहा है? लोग तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तनख्वाह देने को पैसे नहीं मिलेंगे बिकॉज जो स्टेट बैंक है उसकी एक कमिटमेंट होगी कि पहले वो जो है फॉरेन लोन्स जो है कर्जे उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स करे, उसके बाद अगर कोई पैसे बचें तो पाकिस्तान के अंदर जो तनख्वाहें देनी है वो दें। देखिए पहले तो ये बात है कि हुकूमत पे, पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत में कवानीन की हैसियत क्या है। आपको पता है कई साल पहले फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट आया। उन्होंने कहा कि आपका जो कर्जा है वो 60% ऑफ GDP से ऊपर नहीं जा सकता। कानून की धज्जियाँ उखेड़ दी, कहाँ तक हमारे डेट टू GDP रेशो चली गई। अभी भी आपके कर्जे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, आप कमर्शियल उससे ले सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी स्टेट बैंक जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट लेंडिंग नहीं कर सकता ताकि हुकूमत के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर रहे। अगर आप हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रखेंगे आरिफा, तो ये तो एक एंडलेस स्पाइरल है। आप देखिए हमारे खर्चे, हमारी पेंशनें, हमारे हुकूमत के खर्चे, हमारे हर अखराजात जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं और अगर आप उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कोई जो IMF ने पाकिस्तान के लिए दुनिया से अनोखा सोल्यूशन दिया। मैंने टीवी पे ये भी सुना कि लोग ये कह रहे थे कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2012 का मैं एक पेपर पढ़ रहा था
जिसमें उन्होंने दुनिया के 150 सेंट्रल बैंक्स का सर्वे किया था 2012 में। अब चीज़ें मज़ीद बेहतर हो गई हैं। सही। उन्होंने कहा 2/3 यानी उस 150 में से 100 से ज़्यादा ममालिक के सेंट्रल बैंक्स या तो कर्जा नहीं दे सकते या सिर्फ एडवांसेस दे सकते हैं अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ये दुनिया में एक कॉमन मॉडल है, ये कंबोडिया में है, ये चीन में है, ये इंडोनेशिया में है। डेवलप मुल्कों की तो जो बात है आप छोड़ ही दें, तो ये कोई अनोखी बात तो नहीं हम कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि ये भी बहुत तनकीद हो रही है कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तरमीम करें, आप द स्टेट बैंक शुड बी इन अ वे अकाउंटेबल और आंसरेबल, या वो जवाब दे तो हो पार्लियामेंट को। क्या ये तब्दीली की जा सकती है? क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, ये ड्राफ्ट्स पे है और जो मीडिया रिपोर्ट्स पे है। अभी तक फाइनल जो एक बिल है जो प्रेजेंट होना है पार्लियामेंट में, वो अभी तक हम सबको नहीं मालूम। जी देखिए, ये जो आखिरी आपने बात की ना, ये सबसे अहम। ये सारी कंट्रोवर्सी इसलिए जनरेट हुई कि इस ड्राफ्ट को पब्लिक करना चाहिए था, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। वो किसी ने कैबिनेट से एक सफ़े जो थे उस समरी के, वो स्कैन करके वो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। 99% है कि वही ड्राफ्ट है, लेकिन जाहिर है कि किसी को हतमी तौर पे ये पता नहीं है, तो बहुत सारी अफवाहों ने इसलिए जन्म लिया। जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, देखें उसमें दो बातें हैं। एक पहली बात यह है कि स्टेट बैंक को ये कहा गया है कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग करें, और ये क्लियरली नहीं लिखा गया कि वो टारगेट रेंज कौन देगा। ये मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि ये उसमें लिखना चाहिए कि ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का काम है कि वो एक रेंज दे और स्टेट बैंक जो है उसको टारगेट करे। अब पार्लियामेंट की बात आती है। देखिए, मुझे आप ये दिखा दें, मैंने वो सफ़ा बाय सफ़ा पढ़ी है, वो जो पूरी समरी है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी की ऐसी क्लॉज नहीं है जो निकाली गई। पहले भी पार्लियामेंट को रिपोर्ट देनी थी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है, बल्कि अमेंडमेंट्स में ये कहा गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो साल में कम से कम एक दफ़ा पार्लियामेंट के आगे पेश होके वो अपना प्रेजेंट करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। तो ये जो बात करती हैं कि अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई है, सिवाय इस चीज़ के कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या सेक्रेटरी फाइनेंस के नीचे नहीं रखा उनको और फिस्कल एंड कोऑर्डिनेशन बोर्ड ख़त्म कर दिया, जो कि अकाउंटेबिलिटी फोरम नहीं था, मुझे तो कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी क्लॉज नहीं मिली जो ख़त्म कर दी। गवर्नर को पहले भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, आज भी करता है। उसको 3 साल से 5 साल इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिकल पोस्ट ना बनाएं, इसको इलेक्टोरल साइकिल से डी लिंक करें ताकि स्टेबिलिटी आए। पहले भी 2 टर्म्स थी, आज भी 2 टर्म है, दुनिया भर में 2 टर्म्स हैं, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बहुत सारी अफवाहें ऐसी हैं, और उसमें मैं समझता हूँ हुकूमत का कसूर ये है कि उन्होंने उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया। अगर वो सामने रखेंगे क्लॉज बाय क्लॉज, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेजेंटेशन पब्लिक की है, पर उसको दूध का दूध और पानी का पानी करें, आप सामने रखें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।